मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पॉलिटिकल का 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल का 4th चैप्टर है भारत के विदेश संबंध। इसके अंदर हम बेटा क्या डिस्कस करेंगे, इस देखिए आज का जो टॉपिक है वो है भारत के विदेश संबंध। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा भारत है उसका दूसरे देशों के साथ कैसा लिंक रहा है, कैसा संबंध रहा है, कैसे रिलेशंस रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। आप सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरी वीडियो देखनी है, आपको तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो बेटा हम एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा इसका ना, देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं। तो देखिए जो सबसे पहले है, अब तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उन सभी के अंदर क्या है, सिर्फ भारत के बारे में पढ़ा था। अब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि भारत, हमारी जो बाहर की जो चुनौतियां हैं, मतलब कहने का अभिप्राय है, जैसे हम आप लोगों से ही एग्जांपल लेती हूँ मैं, कि आप लोगों का अपने घर के अंदर बाकी घर के लोगों के साथ कैसा रिलेशन है, आपका व्यवहार कैसा है। ये तो हो गया आपका इंटरनल, मतलब आपका घर के अंदर ही आपका कैसा व्यवहार है, आपको आपके घर के जो सदस्य हैं वो कितना पसंद करते हैं, उनकी नज़रों में आप लोगों का जो व्यवहार है वो कैसा है, वो सारी चीज़ें होती हैं इंटरनल, आंतरिक रूप से। अब आपका अपने पड़ोसियों के साथ, मतलब आपका अपने घर से बाहर निकलते हो जब, तो घर के बाहर जो आपके पड़ोसी हैं उनके साथ आपका कैसा संबंध है, कैसा रिलेशन है, अच्छा है, ख़राब है, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं बाहरी रूप से। तो सेम वही चीज़ इससे पहले जो हमने चैप्टर्स डिस्कस किए हैं उन सभी चैप्टर्स के अंदर सिर्फ भारत के आंतरिक जो रिलेशंस थे उसके बारे में बताया गया था कि भारत आंतरिक रूप से उसका अपने देश के अंदर कितना सहयोग है, बाकी सभी राज्यों के साथ कैसा संबंध है, वो सारी चीज़ें उसमें थी। आज हम जो ये पढ़ेंगे इसके अंदर, इस वाले चैप्टर के अंदर, कि भारत का बाहर मतलब उसके भारत से बाहर के जो उसके पड़ोसी देश हैं उनके साथ कैसा संबंध है, उनके साथ उनका कैसे रिलेशंस है, वो उनका अंतर्राष्ट्रीय रूप से इंटरनेशनल लेवल पर उसका कैसा रोल है भारत का, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये हम सभी को पता है बेटा, जो भारत है, भारत ने भारत के बारे में हम आप लोगों को पता ही है सभी को, जो भारत है उसने हमारे पड़ोसी देशों के साथ 3 युद्ध लड़े थे। कौन कौन से 3 युद्ध थे? फर्स्ट था 1962 का, सेकंड था 1965 और थर्ड था 1971। ये 3 युद्ध हुए थे भारत के पड़ोसी देशों के साथ। और इन तीनों युद्ध के बाद ही, तीनों लड़ाइयों के बाद ही हमारे जो भारत था उसका दूसरे देशों के साथ जो संबंध है, रिलेशन है, उसके बारे में पता चला था। तो आज जो हम ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर हम मेन जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो देखिए क्या क्या है इसके अंदर। सबसे फर्स्ट पॉइंट है भारत के जो विदेशी संबंध हैं, वो मतलब अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो इंटरनेशनल जो लेवल के ऊपर भारत के दूसरे देशों के साथ जो संबंध है वो किस प्रकार के हैं। सेकंड पॉइंट है भारत की विदेश नीतियों के सिद्धांत, मतलब जो भारत ने विदेश नीतियाँ बनाई थी उनके क्या क्या सिद्धांत थे, वो जो मेन सिद्धांत हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है चीन और पाकिस्तान। देखिए शुरू से ही भारत के चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ क्या है, संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। तो वैसे तो बहुत सारे देशों के साथ लिंक रहा है भारत का, लेकिन इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ चाइना और पाकिस्तान के साथ भारत के कैसे रिश्ते रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट है भारत की परमाणु नीति, यानी कि भारत ने जो परमाणु नीति बनाई थी उसका उद्भव, यानी कि वो कैसे स्टार्ट हुई थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये चारों ही पॉइंट्स इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आपको ध्यान से सुनना है, एक एक पॉइंट को हम अच्छे से क्लियर करते हुए चलते हैं। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको इस लेसन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम न रहे। तो देखिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो आगे चलिए, देखिए अब ये जो आपका चैप्टर है इसके अंदर सबसे फर्स्ट आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ के रूप में। तो देखिए एक तो जो आपके ये ब्लॉक्स होते हैं, अब आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर ये जो इस टाइप के जो ब्लॉक्स हैं, ये देखिए जो आपको ब्लॉक दिखाई दे रहा है, इस ब्लॉक के अंदर जैसे ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला पूरा ये कंप्लीट, ये देखिए इस टाइप के जो ब्लॉक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसे छोड़ देते हैं, लेकिन इसे छोड़ना नहीं है बेटा। एक बार इसकी सिंपल रीडिंग जरूर करनी है आप लोगों को। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। और आपको ये जो ब्लॉक्स के अंदर दिए गए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ सके, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो सके। तो देखिए जो आपका ये इससे रिलेटेड जो फर्स्ट ब्लॉक है इसके अंदर क्या बताया गया है
कि इसके अंदर क्या बताया कि आज़ादी किन चीज़ों से बनती है। आज़ादी बुनियादी तौर पर विदेशी संबंधों से बनती है, यहाँ आज़ादी की कसौटी भी है, बाकी सारा कुछ तो स्थानीय स्वायत्ता है। एक बार विदेश संबंध आपके हाथ से निकल कर दूसरे के हाथ में चला जाए तो फिर जिस हद तक आपके हाथ से संबंध छूटे हैं और जिन मसलों में छूटे हैं वहाँ तक आप आज़ाद नहीं रहते। यानी कि कहने का अभिप्राय है, अगर एक बार आज़ादी हमारे हाथ से चली जाए, हमारे पास जो अच्छे अवसर आने वाले अगर एक बार वो चले जाएं वो अवसर, तो फिर दोबारा लौट कर नहीं आते हैं। तो ये सारी बातें, अब इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन क्या बनता है कि ये बातें हैं वो किसने कही थी। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ये सारी बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। और कब कही थी? 1949 के अंदर, मार्च 1949 में संविधान सभा में एक बहस चल रही थी, उसके अंदर नेहरू जी ने ये सारी बातें कही थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये पॉइंट अच्छे से डिस्कस करना है, अच्छे से आपको इसको पढ़ना है, समझना है। तो देखिए इस के अंदर क्या बताया गया है कि जो भारत का था, जो मतलब आंतरिक रूप से तो भारत शुरू से ही देखिए क्या है, एक शांति प्रिय देश रहा है। भारत शुरू से क्या चाहता था, एक दयालु टाइप का देश रहा है। भारत के अंदर दूसरे देशों के लिए बहुत दया रही है और वो जल्दी से किसी के साथ लड़ाई कर कर खुश नहीं है। वो क्या चाहता, भारत क्या चाहता था शुरू से ही कि अगर किसी बात को किसी मामले को अगर सुलझाया जाए तो वो मामला, अगर कोई लड़ाई है तो उसे अगर शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाया जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो शुरू से ही भारत की यही पॉलिसी रही है। भारत एक बहुत ही शांति प्रिय देश है और वो जल्दी से किसी के साथ लड़ाई करने की उसकी कोशिश नहीं रहती है। लेकिन जब कोई दूसरा देश उसे उकसाता है लड़ाई के लिए, टॉर्चर करता है, उकसाने की कोशिश करता है, तो देखिए हर कोई भी कंडीशन हो, उस कंडीशन के अंदर क्या है, हमें अपने आप को बचाने के लिए हमें हथियार उठाने पड़ते हैं। तो इसके अंदर यही बताया कि भारत शुरू से क्या है, एक शांति प्रिय देश रहा है। वो किसी के साथ युद्ध नहीं करना चाहता, वो हर किसी के साथ क्या है, मेल मिलाप कर हर किसी के साथ प्रेम भाव के साथ की भावना रखते हैं, वो शांति कायम करते हुए, देखिए यहाँ दिया भी गया है कि संप्रभुता का सम्मान करके और शांति कायम करके वो अपने लक्ष्य को सामने रखता है। मतलब भारत क्या चाहता है कि हम जिस बात का, किसी भी लड़ाई का अंत अगर प्यार से हो सकता है, शांति से हो सकता है, तो वहाँ पर शांति को ही अपनाया जाए, वहाँ पर लड़ाई को नहीं अपनाया जाए। तो जैसे अब जो विकासशील देश हैं, एक होता है बेटा विकसित देश और एक होता है विकासशील। तो देखिए इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। विकसित का मतलब होता है ऐसे देश जो अपना विकास कर चुके हैं, जिनका हर प्रकार से डेवलपमेंट हो चुका है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, वो होते हैं विकसित देश। जिसके अंदर जो बड़े बड़े जो शक्तिशाली देश है, जैसे यूएसए है, यूएसएसआर है, जापान है, नॉर्वे है, स्वीडन है, बड़े बड़े जो देश हैं, ये सारे क्या हैं, विकसित देश के अंदर आते हैं। क्योंकि एक तो क्या है, यहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है और ये नेचुरल सी बात है बेटा, जिस देश के अंदर जनसंख्या कम होगी, पॉपुलेशन कम होगी, वहाँ पर क्या है, उन्नति, प्रोग्रेस भी ज़्यादा होगी, वहाँ पर जो रोजगार के अवसर हैं ज़्यादा होंगे। लेकिन हमारे भारत की सबसे बड़ी दुर्गति, सबसे बड़ी ये दुर्भाग्य लगा लो, दुर्भाग्य बोल दो, इसे कुछ भी बोल दो, कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारा भारत आज तक भी विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ पाया है। आज भी हमारा भारत क्या है, कि विकासशील देश है। विकासशील देश वो होते हैं जिनकी प्रोग्रेस अभी तक भी चल रही है, जो अभी तक भी प्रोग्रेसिव नहीं हो पाए हैं। तो हमारा भारत भी उसी के अंदर आता है। और फिर भी क्या है, भारत हमेशा इसका यही लक्ष्य रहा है कि ये सीधा साधा रहा है, ये कभी भी लड़ाई के साथ नहीं चला है, ये हमेशा शांतिपूर्वक इसने अमन चैन का जीवन जीने की मतलब ये चाहता है कि शांतिपूर्वक सबका विकास होता रहे, हमारे देश का भी विकास होता रहे। और इसके अतिरिक्त विकासशील जो देश होते हैं वो आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा ताकतवर देशों पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो विकासशील देश होते हैं कि वो क्या है, मोस्टली ताकतवर जो शक्तिशाली देश है उनको पर निर्भर करते हैं, ताकि उन्हें क्या है, हर प्रकार से उनका जो शक्तिशाली देश हैं उन्हें उनका सहारा मिल सके और हर दौर के अंदर हर प्रकार से वो इस चीज़ का अपने आप को विकसित कर सकें, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकें। अभी जो आपके जो फर्स्ट बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, वो है शीत युद्ध का दौर। तो उसके अंदर बेटा क्या बताया गया है, उस समय क्या है, हमारा जो देश था उसके अंदर वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया था। एक पार्ट था उसके अंदर यूएसए और एक
दूसरा था USSR यानी कि सोवियत रूस जिसे कहा गया था। तो उस समय क्या है, हमारे देश के पूरे दुनिया के दो पार्टीशन हो गए थे। तो उसके अंदर दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली थे। अब जब दो शक्तिशाली जो देश आमने सामने हो जाते तो वहाँ पर क्या है, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता है। जहाँ पर एक कमज़ोर है और एक शक्तिशाली, तो वहाँ पर जो कमज़ोर देश है क्या है, उसे शक्तिशाली देश आसानी से हरा सकता है। लेकिन जहाँ पर दोनों ही आमने सामने जो गुट हैं वो दोनों ही शक्तिशाली हैं, तो वहाँ पर क्या है कि उस कंडीशन के अंदर दोनों अपने आप को सुप्रीम समझते हैं और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता है। तो उस कंडीशन के अंदर जो युद्ध है बहुत लंबा चलता है। वो क्या है, वो दोनों ये सोचते हैं कि मेरे से कम कोई भी नहीं है, दोनों अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर यही बताया गया कि जो एक खेमा था यानी कि जो एक पार्ट था वो तो क्या था, संयुक्त राज्य अमेरिका का था, और जो दूसरा था वो क्या था, सोवियत संघ का था यानी कि रूस का था। तो ये दोनों ही क्या आमने सामने बहुत बड़ी टक्कर के अंदर आ गए थे, और इसे क्या है, शीत युद्ध का नाम दिया गया था। इसे शीत युद्ध कहा गया था। ये शीत युद्ध, और इसके बाद ही क्या है, जो भारत की विदेश नीति स्टार्ट हुई थी, उसके बाद किस प्रकार से भारत ने अपनी विदेश नीति को स्टार्ट किया था। अब आगे देखिए बेटा, आगे इसमें क्या बताया गया है कि जो संवैधानिक जो सिद्धांत है, ये भी देखिए एक ब्लॉग है इसके अंदर, इस ब्लॉग के अंदर भी क्या बताया गया है कि जो संवैधानिक संविधान है उसके अंदर जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 है उसके अंदर क्या बताया गया है, उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या बताया गया, फर्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा होनी चाहिए, मतलब हर देश के साथ शांति रखनी चाहिए। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत सम्मानपूर्ण संबंध होने चाहिए। हर देश के बीच में क्या है, अच्छे संबंध होने चाहिए। संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और एक दूसरे के प्रति आदर का भाव होना चाहिए, मतलब किसी के लिए द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय विवाद को माध्यम निपटारे के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, यानी कि अगर कोई आपस में देशों का झगड़ा हो गया है, लड़ाई हो गई, तो उसको क्या है, शांतिपूर्वक निपटाने की, उसे ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये बातें संवैधानिक सिद्धांत का, जो संविधान का के अनुच्छेद 51 था उसके अंदर ये सारी बातें बताई गई थी, इन सब के बारे में बताया गया था। आगे देखो बेटा, आगे नेक्स्ट हेडिंग आती है गुट निरपेक्षता की नीति। जो नेक्स्ट हेडिंग है उसके अंदर देखिए हम क्या पढ़ेंगे, गुट निरपेक्षता की नीति। अब देखिए गुट निरपेक्षता क्या था। गुट निरपेक्षता पहले इसे इंग्लिश में नॉन अलाइनमेंट कहा गया है। तो पहले इसको ध्यान से समझो बेटा, गुट निरपेक्षता क्या है। तो देखिए इसके अंदर क्या बताया गया, गुट निरपेक्ष क्या होता है। जिस समय पूरा जो संसार था, पूरी दुनिया थी, जब दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो गई थी, USA और USSR, तो उस समय क्या है, शीत युद्ध का दौर था। वो उस दौर को शीत युद्ध का नाम दिया गया था। शीत युद्ध का मतलब क्या था बेटा, यहाँ पर जैसे कोल्ड वार जिसे कहा गया, मतलब लड़ाई भी नहीं हुई और फिर भी क्या है, दोनों के ना तनातनी रही थी। बहुत समय तक ऐसा रहा था कि आपस में कोई लड़ाई भी नहीं करना चाह रहा था और क्या है, दोनों आपस में सुलझेड़ा भी नहीं करना चाह रही थी। तो इसे कोल्ड वार का मतलब बिना जिसे ठंडा युद्ध कहा गया, युद्ध भी हो रहा था लेकिन बिल्कुल शांतिपूर्वक हो रहा था। तो इस दौर को शीत युद्ध का नाम दिया गया था। जिस समय शीत युद्ध का दौर था उसी समय क्या हमारा भारत आज़ाद हुआ था। जस्ट ये जो 1945 के बाद जस्ट क्या है, शीत युद्ध आया था और उसके बाद ही हमारा देश 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। तो उस समय देखिए बहुत सालों तक, लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारे भारत पर राज किया था। और इतने लंबे समय तक राज करने के बाद क्या है, हमारा भारत अब और किसी भी देश के अंडर में रहकर कार्य करना नहीं चाहता था। क्योंकि एक तरफ देखिए पूरे वर्ल्ड के क्या 2 टुकड़े हो गए थे। एक तरफ क्या कौन था, USA था, और एक तरफ USSR था। अब दोनों ही देश क्या है, जो छोटे छोटे जो गरीब देश थे उन्हें अपने अंदर मिलाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसके अंदर क्या है, बहुत सारे देश थे जो उस समय रिसेंटली आज़ाद हुए थे, जिसमें हमारा भारत भी था। लेकिन अब हमारा भारत क्या चाहता था कि अब इतने साल दूसरे देशों के गुलाम रहने के बाद अब वो किसी भी खेमे के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं था। ना तो वो USA का हिस्सा बनने के लिए तैयार था और ना ही वो USSR का हिस्सा बनना चाहता था। क्यों? क्योंकि इतने सालों तक गुलामी सहने के बाद अब वो किसी और देश की गुलामी सहना नहीं चाहता था। तो उस समय हमारे देश के जो
प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और वो उस समय ना केवल देश के प्रधानमंत्री थे बल्कि वो एक विदेश मंत्री भी थे। तो जो विदेश मंत्री होते हैं बेटा, वही उसका जैसा संबंध होता है उससे ही क्या है, विदेशी जो दूसरे देशों के साथ जो संबंध होते हैं वो विदेश मंत्री के द्वारा ही स्थापित होते हैं। तो जो विदेश मंत्री थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब नेहरू जी क्या चाहते थे कि नेहरू जी नहीं चाहते थे कि अब हम ना तो वो यूएसए के साथ मिलना चाह रहे थे ना यूएसएसआर के साथ। तो इस कंडीशन के अंदर उन्होंने क्या किया, इस कंडीशन में उन्होंने अपना एक नया ही अपना एक तरह से नई दुनिया बना ली। नई दुनिया को क्या नाम दिया गया, नॉन अलाइंस्ड मूवमेंट का नाम दिया गया था, जिसे हिंदी में गुट निरपेक्ष कहा गया था। तो गुट निरपेक्ष नीति में यही था कि जो उस समय रिसेंटली स्वतंत्र देश थे वो क्या किसी को गुलाम बनकर रहना नहीं चाहते थे, और इसलिए उन्होंने अपना एक अलग ही गुट बना लिया था। उसके अंदर सारे जो ये रिसेंटली जो स्वतंत्र हुए थे, आज़ाद हुए थे, वो सारे देश इसके अंदर शामिल हो गए थे। तो वो सब इसके अंदर शामिल हो गए थे। इसका ये मैंने आपको एक छोटा सा आपके एक स्टोरी टाइप में करके समझाया ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ सके। अब आप इसका अपने बुक के अंदर पढ़ोगे तो इसके अंदर भी सारी चीज़ें यही दी गई हैं। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर बता रही हूँ, थोड़ा सा समझा रही हूँ ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। तो देखिए बेटा, इसमें क्या बताया गया है, इसमें यही बताया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उस समय विश्वव्यापी संघर्ष का हिस्सा था, और इस आंदोलन का जो असर हुआ था एशिया और अफ्रीका के कई, उस समय बहुत सारे एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देश, छोटे छोटे देश आज़ाद हुए थे, और आज़ादी के बाद कोई भी देश नहीं चाहता था कि वो फिर से गुलाम बनकर रहें, क्योंकि जो आज़ादी की जो हवा होती है वो बिल्कुल अलग होती है। तो इसलिए उन्होंने क्या, इन सब ने मिलकर क्या अपना एक अलग से नया अपना ग्रुप बना लिया था, जिसे गुट निरपेक्ष का नाम दिया गया था। और किसी राष्ट्र की विदेश नीति से उसके अंदरूनी और बाहरी सरोकारों की झलक मिलती है। भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था वो इन विचारों से ही प्रेरित था कि अब वो भारत क्या है, आज़ाद होने के बाद अब वो किसी भी देश के साथ, किसी भी देश का गुलाम बनकर रहना नहीं चाहता था, और इसीलिए इस वजह से क्या गुट निरपेक्ष की शुरुआत की गई थी। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग आती है नेहरू जी की भूमिका। देखिए उस समय हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो उस समय नेहरू जी की जो भूमिका थी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, और वो ना केवल देश के प्रधानमंत्री थे बल्कि वो विदेश मंत्री भी थे। तो जो विदेश मंत्री थे उनको उसके ऊपर क्या है, वो सारी विदेश नीतियाँ उनके ऊपर ही टिकी हुई थी। तो देखो बेटा, ये जरूर ध्यान रखना है आपको, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946 से 1964, आपको ये डेट अच्छे से याद रखनी है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका जस्ट उल्टा कर दो, 46 का उल्टा 64, 46 पहले आता है तो 46 से 64 तक इन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना और प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया था। तो उस समय देखिए बेटा, जो हमारे देश की जो विदेश नीतियां नेहरू जी ने बनाई थी उसके 3 सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य थे। तो जो 3 सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य थे वो देखिए बेटा क्या थे, 3 सबसे इम्पोर्टेंट। फर्स्ट था कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बनाए रखना। सबसे पहले तो एक वर्ड आया बेटा, संप्रभुता। पहले तो आप इस वर्ड को समझिए। देखिए संप्रभुता क्या होता है, संप्रभुता होता है बेटा कि जब अगर हमें किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय लेना है तो वो निर्णय लेने के लिए क्या हमें किसी दूसरे देश की सहायता ना लेनी पड़े, वो कहलाता है संप्रभुता। मतलब हम अपने लेवल के ऊपर हम बिल्कुल स्वतंत्र होकर हम किसी भी बात का जो निर्णय ले सकें, वो संप्रभुत्व कहलाता है। तो बड़ी मुश्किल से हमें संप्रभुत्व मिला था, यानी कि हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो जो नेहरू जी थे वो क्या कहते हैं कि बहुत कठिन संघर्ष से हमें संप्रभुता मिली है, यानी कि अपने ही किसी भी कार्य के ऊपर निर्णय लेने की जो क्षमता है जो मिली है वो हमें बहुत मुश्किल से मिली है। तो इसे हमें बचा कर रखना है, इसे हम दोबारा नहीं खोना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 3 पॉइंट, ये 3 उद्देश्य हैं, आपको अच्छे से याद करने हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। अखंडता होता है, एक होता है खंडता, खंडता होता है मतलब टूट जाना, और अखंडता होता है जुड़ा रहना। तो हमारा जो क्षेत्र है यानी कि जो हमारा देश है उसके अंदर जितने भी राज्य हैं वो सारे क्या आपस में जुड़ कर रहें, वो खंडित ना हो, वो टूटे नहीं। अगर जितना हमारा देश जुड़ कर रहेगा उतना ही हमारे अंदर क्या है पावर आएगी, उतने ही हम शक्तिशाली बनेंगे।
और थर्ड पॉइंट था बेटा तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जितनी तेजी से हमारे देश का विकास होगा, उसकी इकोनॉमिक पावर स्ट्रांग होगी, आर्थिक विकास होगा, उतना ही जल्दी क्या है हमारा जो देश है वो विकासशील से निकलकर विकसित देशों की लाइन के अंदर शामिल हो जाएगा। तो इन तीनों पॉइंट्स को बेटा आपको अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट है संप्रभुता को बचाए रखना, सेकंड है क्षेत्रीय अखंडता को बचाए रखना, और थर्ड है तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। अब नेहरू जी की तीनों ही जो नीतियाँ थी वो क्या है, उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाकर वो इन सारे उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते थे। यानी कि वो किसी के अधीन रहकर वो सारे कार्य नहीं करना चाहते थे, वो अपने बल पर इन सारी चीज़ों को पाना चाहते थे। अब ये नेचुरल सी बात है, देखिए जब कोई नया विचार आता है तो उसके ऊपर क्या है, बहुत सारे उसके फेवर में भी होते हैं, बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट भी होते हैं। तो उस समय वही हुआ था कि अब वो इस धारा जो नेहरू जी की जो ये बात थी उसके ऊपर क्या है, कुछ लोगों ने इसके वो अगेंस्ट भी बोल रहे थे। तो अगेंस्ट तो इसके ऊपर बोलने वालों को बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का भी नाम आता है। उन्होंने क्या कहा था कि हमें अमेरिका की जो विदेश नीति है उसे अपना लेना चाहिए। लेकिन नेहरू जी क्या कह रहे थे कि नहीं, अब मैं ना अमेरिका की अपनाना चाहता हूँ ना मैं यूएसएसआर की, हम अपने बल के ऊपर अपने भारत को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, अपने भारत को खड़ा करना चाहते हैं। तो और बहुत सारी उस समय पार्टियां आई थी जो सभी क्या हैं विदेश नीति को अपनाने के ऊपर नेहरू जी को क्या कर रहे थे, उसको ऊपर फोर्स कर रहे थे। लेकिन नेहरू जी ने उनकी किसी की बात को नहीं माना था। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेटा। आगे चलिए अब देखिए, दो खेमों से दूरी, नेक्स्ट हमारा हेडिंग है दो खेमों से दूरी। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय क्या है, शांतिपूर्ण विश्व का सपना था। ये भारत का शुरू से ही सपना था कि क्या है, पूरे विश्व के अंदर हम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी स्थापना कर सकें। तो इसके लिए क्या है, भारत ने किसको अपनाया था, गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। ये जो मैंने आपको जस्ट अभी समझाया है, गुट निरपेक्षता की नीति, यानी कि वो हम किसी के अधीन रहकर कार्य करना नहीं चाहते थे। तो इसके लिए क्या है, अब उस समय क्या है, अब जो यूएसए था वो भी क्या चाहता था कि भारत हमारे साथ मिल जाए, क्योंकि उससे क्या है, जो उस समय जो दो गुटों के अंदर बट गया था पूरा देश, पूरा संसार। तो उस समय जो यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही क्या चाहते थे, उन्होंने क्या है, छोटे छोटे जो गरीब देश थे उनको अपने साथ मिलाकर अपनी पावर को बढ़ाना चाहते थे। तो उस समय जो यूएसए था वो भी क्या चाहता था कि भारत हमारे साथ मिल जाए, यूएसएसआर था वो भी चाहता था कि भारत हमारे साथ मिल जाए। लेकिन जो शीत युद्ध का दौर था उस समय भारत क्या है, किसी भी खेमे में शामिल नहीं हुआ था। ये मैंने आपको बार बार समझा दिया है कि जो भारत था वो क्या है, किसी भी खेमे के अंदर शामिल ना होकर उसने गुट निरपेक्ष नीति को अपनाया था। और उस समय क्या है, जो सोवियत संघ था उस समय, अमेरिका ने उत्तर अटलांटिक संधि यानी कि नाटो को अपनाया था। और जो सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर था उसने क्या है, वार्सा पैक्ट को नामक संधि बनाई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संधियाँ थी उस समय, जब ये शीत युद्ध चल रहा था, उस समय का दौर है उस समय। लेकिन भारत ने किसको अपनाया, भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को आदर्श माना। यानी कि उन्होंने क्या है, सिर्फ गुट निरपेक्षता की नीति का ही पालन किया और गुट निरपेक्षता को ही उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। तो उस समय देखिए जो भारत था वो क्या है, शुरू से शांति प्रिय और सबका सहायक था, बनकर चलता था, हर दूसरे की सहायता करने को तैयार रहता था। तो उस समय 1956 के अंदर जब ब्रिटेन ने स्वेज नहर का जो मामला था उसको लेकर, जब मिस्र जो स्वेज नहर है उसके ऊपर क्या है, ब्रिटेन और मिस्र के ऊपर क्या है, मतलब विवाद चल रहा था। तो उसको लेकर ब्रिटेन ने क्या है, मिस्र के ऊपर क्या कर दिया, हमला बोल दिया, आक्रमण कर दिया। तो उस समय भी क्या है, भारत ने क्या है, उस समय भी भारत ने इन दोनों को समझाने की कोशिश की थी। और भारत ने क्या कहा था कि बिना लड़ाई किए शांतिपूर्वक आप इस मसले को सुलझा सकते हैं। मतलब भारत ना तो खुद लड़ाई करता था और ना ही भारत किसी दूसरे देश को लड़ाई करना उसे पसंद था। तो इसलिए वो क्या, उसकी क्या हमेशा कोशिश रहती थी भारत की कि हमेशा शांतिपूर्वक नीतियों को अपनाकर क्या हमें सारी समस्याओं को सोल्व कर सके। तो जो भारत था वो भी क्या है, बाकी सभी विकासशील देशों को गुट निरपेक्षता नीति के बारे में बता रहा था। मतलब जितने भी विकासशील देश थे जो भारत के जैसे ही थे, वो उन्हें गुट निरपेक्ष नीति के बारे में बता रहा था कि किस प्रकार से हम गुट निरपेक्ष नीति को अपनाकर हम अपना खुद का एक अपना स्थायित्व बना सकते हैं। तो जिस समय भारत समझा रहा था उस समय देखिए पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान अमेरिका के साथ शामिल हो गया। जिस समय हमारा भारत विकासशील देशों को ये समझाने की, इस गुट निरपेक्ष नीति को समझाने की कोशिश कर रहा था, तो उस समय
पाकिस्तान ने एक तरह से क्या है भारत के पीठ में खंजर घोंपा और पाकिस्तान क्या है अमेरिका के साथ शामिल हो गया। और इस वजह से क्या हुआ कि जो 1950 का जो समय था, उस समय क्या हुआ 1950 के समय के अंदर जो इसकी वजह से जो 1950 के अंदर जो भारत और अमेरिका के संबंध में क्या है खटास पैदा हो गई थी, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो क्या है भारत अमेरिका के साथ मिल गया था। और अमेरिका सोवियत संघ से भारत की बढ़ती हुई दोस्ती को लेकर भी जो अमेरिका था वो नाराज हो गया था। भारत का क्या है थोड़ा बहुत झुकाव किस तरफ जा रहा था, यूएसएसआर की तरफ जा रहा था। तो इस वजह से क्या है जो अमेरिका था वो भारत से उस समय नाराज हो गया था। तो ये इसके अंदर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि बेटा किस प्रकार से जो भारत है उसने गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया था और वो बिल्कुल युद्ध करना नहीं चाहता था, वो शांतिपूर्वक अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता था, प्रोग्रेस करना चाहता था। ओके बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है एफ्रो एशियाई एकता। एफ्रो एशियाई एकता के अंदर देखिए क्या है इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। एफ्रो एशियाई एकता, इस पॉइंट का ना देखिए क्या है, इसमें क्या बताया गया है कि जो भारत का जो आकार था, उसकी जो स्थिति थी, मतलब जिस जगह भारत हमारे देश की जो स्थिति थी, जिस जगह भारत पूरे संसार के अंदर जिस जगह वो स्थापित था, उन सारी चीज़ों को लेकर जो नेहरू जी थे उन्होंने विश्व के मामलों के अंदर, यानी कि खास तौर पर एशियाई मामलों के अंदर भारत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो जो नेहरू जी थे उन्होंने एशिया और अफ्रीका के जो नए स्वतंत्र देश थे, यानी कि उस समय एशिया और अफ्रीका के जो बड़े बड़े जो देश स्वतंत्र हुए थे, उस समय जो भारत था उसने क्या है उन स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बढ़ाने की कोशिश की थी। तो संपर्क बढ़ाने की कोशिश की तो 1950 के दशक में नेहरू जी तो जो थे वो एशियाई एकता की पैरोकारी करते थे, यानी कि वो उसकी एशिया की एकता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। और इसका असर भी हुआ, और इसका असर क्या हुआ था कि जो एशिया के जो संबंध थे वो भारत के साथ बहुत अच्छे बनते जा रहे थे। तो इस वजह से क्या है जो एशिया के संबंध अच्छे होने की वजह से जो उस समय जो ये भारत ने इंडोनेशिया की जब आज़ादी हुई थी, तो भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भरपूर प्रयास किए थे। यानी भारत क्या चाहता था कि जो जैसे हम आज़ाद हो गए उसी तरह से जो इंडोनेशिया है वो भी आज़ाद हो जाए, वो भी जल्दी से मुक्त हो जाए। तो इसके लिए भारत ने क्या किया, 1949 के अंदर इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय एक ग्रुप सम्मेलन बिठाया था। और इस सम्मेलन के अंदर उसने उस समय जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो रंग भेद की जो नीति थी, यानी कि गोरे और काले का जो भेदभाव था, भारत ने उसका भी क्या है पुरजोर उसका क्या है विरोध किया था कि जो रंग भेद की नीति है ये खत्म हो जानी चाहिए। और जो उस समय इंडोनेशिया का एक शहर था बांडुंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको अच्छे से समझना है। देखो उस समय इंडोनेशिया का एक शहर था बांडुंग, उसके अंदर ये सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था, 1955 के अंदर, 1955 में एफ्रा एशियाई सम्मेलन हुआ था। और आमतौर पर इसको सम्मेलन को किसके नाम से जानते हैं, बांडुंग सम्मेलन के नाम से ही जाना जाता है। तो उस समय क्या था, अफ्रीका और एशिया के जो नए स्वतंत्र देश हुए थे उसके साथ भारत क्या है अपना संपर्क बढ़ाने के उसमें था और बहुत चरम सीमा पर पहुंच गया था। और उस समय ही क्या है गुटनिरपेक्ष का जो सबसे पहला सम्मेलन हुआ था 1961 के अंदर, कहाँ हुआ था, वो सितंबर में हुआ था, बेलग्रेड के अंदर हुआ था। जो सबसे पहला सम्मेलन हुआ था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, वो 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। और इसके अंदर जो नेहरू जी की जो भूमिका थी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। महती का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो बड़ा रोल था वो किसका था, नेहरू जी का ही माना गया था। तो ये था बेटा आपका बांडुंग सम्मेलन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बांडुंग जो सम्मेलन हुआ था उस समय इसके अंदर क्या है अफ्रीका के 29 देश इसके अंदर शामिल हुए थे। और ये 1961 के अंदर सितंबर में हुआ था, इंडोनेशिया के बांडुंग नामक स्थान पर हुआ था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ओके, आगे देखिए बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सबको, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे है बेटा चीन के साथ शांति और संघर्ष। तो देखिए बेटा मैं आपको थोड़ा सा और बता रही हूँ ये, क्योंकि ये जहाँ तक मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे जो थोड़ा सा और बच गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार से भारत क्या है शांतिपूर्वक तरीकों को अपनाकर अपनी नीतियों को आगे बढ़ाना चाहता था, अपने देश की प्रोग्रेस करना चाहता था। तो लेकिन उस कंडीशन के अंदर भी
जो कुछ देश ऐसे थे जो क्या है भारत से चिढ़ते थे, यानी कि वो भारत की उन्नति को सहन नहीं कर पा रहे थे। और वो क्या है, बल्कि भारत तो क्या चाह रहा था कि उन देशों के साथ भी क्या है वो शांतिपूर्वक अपने संबंध कायम कर सके, जिसके अंदर चाइना और पाकिस्तान का नाम आता है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, चाइना और पाकिस्तान ने भी भारत के साथ धोखा किया था और गलत नीतियों को अपनाकर उसने भारत के साथ, गलत तरीके को अपनाकर उसने भारत के साथ युद्ध किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे जो हमारा टॉपिक होने वाला है, चीन के साथ शांति और संघर्ष। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे बेटा। ये फिर ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, आप इसे फिर आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो जो इसका रिमेनिंग पार्ट है हम इसको नेक्स्ट कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपको जो ये मैंने बताया है यहाँ तक जो करवाया है बेटा, आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखिए आज हमारा जो ये है, ये हमारा ये टॉपिक आज हमारा यहाँ तक हो गया है। आपको इसको अच्छे से समझना है। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस करोगे, अब कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बताओगे। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है, समस्या है, तो आप मुझे बताओगे ताकि मैं आपकी समस्याओं को दूर कर सकूँ। ओके, थैंक यू बेटा।